हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइस फॉर एक्सलेंस। आज के इस वीडियो में हम 2024 का जो सेट का क्वेश्चन पेपर है उसके लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोर्शन ऑफ द ड्रोसोफिला बॉडी प्लान दैट विल प्रोड्यूस द विंग इज कॉल्ड टेल्सन, डॉर्सल, एब्डोमेन या फिर थोरेक्स। आपको ड्रोसोफिला से भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। बेसिकली डेवलपमेंट बायोलॉजी जो है आपकी, उसको उसके टॉपिक्स को भी आपको एक बार जो है वो देख कर जाना है। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि ड्रोसोफिला बॉडी प्लान जो होता है उसमें कौन सा पोर्शन जो है उसके विंग को प्रोड्यूस करता है। इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज थोरेक्स। आपका जो ड्रोसोफिला होता है उसको फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं। तो थोरेक्स से जो है इसका विंग प्रोड्यूस होता है। और मैंने आपको अभी बताया कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी में ये सारी चीजें जो हैं वो आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो थोरेक्स में भी अगर आप देखेंगे तो आपका जो मीजोथोरेक्स होता है, स्पेशली सेकंड थोरेसिक सेगमेंट जो होता है, उसके अंदर आपके विंग इमेजिनल डिस्क होते हैं जो कि फर्दर जो है विंग्स को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। एब्डोमेन की बात करें तो एब्डोमेन जो है वो पोस्टीरियर पार्ट, फ्लाई का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसको फॉर्म करता है। टेल्सन की बात करें तो आपका जो टर्मिनल पार्ट होता है एम्ब्रियो का, उसको जो है आप टेल्सन बोलते हैं। और ये विंग फॉर्मेशन में जो है कोई भी कंट्रीब्यूशन इसका नहीं होता है। डॉर्सल की बात करें तो डॉर्सल जो है आपका ये बैक साइड जो होती है फ्लाई की, उसके लिए जो है ये यूज किया जाता है, ठीक है। अगर मैं आपको एक क्विक रेफरेंस दूं इस चीज का, तो आपने क्या ध्यान में रखना है कि जो हेड होता है उससे आईज और आपके एंटीना, माउथ पार्ट जो है वो डेवलप होते हैं। थोरेक्स से आपके विंग्स, लेग्स एंड हॉल्टर्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। एब्डोमेन से जेनिटेलिया, सेगमेंट स्पेसिफिक टिश्यूज जो हैं वो डेवलप होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आपका रामचंद्रन प्लॉट से। लेट मी टेल यू दिस कि ये जो आपका टॉपिक है ये बहुत फेवरेट टॉपिक है, चाहे आपका वो CSI या नेट हो, चाहे आपका ये सेट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली आता ही आता है। तो इस टॉपिक को जरूर आप जो है वो पढ़ के जाएं। रामचंद्रन प्लॉट में आपको पूछा है, द वैल्यूज ऑफ द डाइहाइड्रल एंगल साई इज बेस्ड ऑन द रोटेशन अराउंड विच ऑफ द फॉलोइंग। आपके ऑप्शंस में है C अल्फा, C डैश, NC अल्फा, NH या फिर C डैश N। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर C अल्फा, C डैश। इसका मतलब क्या है? अल्फा कार्बन टू कार्बोनाइल कार्बन, ठीक है, ये बॉन्ड होता है। आपने क्या ध्यान में रखना है कि रामचंद्र प्लॉट जो होता है इसमें दो आपके मेन डाइहाइड्रल एंगल्स को जो है वो यूज किया जाता है, ताकि जो है पॉलीपेप्टाइड बैकबोन की कंफर्मेशन को जो है वो डिस्क्राइब किया जा सके। उसमें जो है एक आपका होता है दैट इज फाई। फाई जो है वो आपका एंगल ऑफ रोटेशन होता है अराउंड द NC अल्फा बॉन्ड। और जो साई होता है जो कि यहाँ पे आपको पूछा है दैट इज द एंगल ऑफ रोटेशन अराउंड द C अल्फा, C डैश बॉन्ड। तो ये दोनों चीजें जो है आपने ध्यान में रखनी है और प्लीज इस टॉपिक को जो है आप जरूर पढ़कर जाएं। आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको RNA पॉलीमरेज जो है वो दे रखी है। RNA पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। आपको इसका जो है फंक्शन जो है वो मैच करना था इसमें। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आना था दैट वाज RNA पॉलीमरेज 1 जो है उसका जो आएगा दैट विल बी C ऑप्शन। यानी कि RNA पॉलीमरेज 1 जो है इसका फंक्शन या रोल क्या होता है? सिंथेसाइजेस RNA फ्रॉम DNA टेम्पलेट्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। RNA पॉलीमरेज 2 जो है इसका आंसर आएगा कैटेलाइजेस द सिंथेसिस ऑफ RNA मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोटीन कोडिंग जीन्स। एंड RNA 3 का जो है दैट विल बी ऑप्शन A, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्राइबिंग स्मॉल RNA जीन्स जैसे कि आपका tRNA एंड 5S RNA, ठीक है, rRNA। तो ये इनके फंक्शंस हैं। ये आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से जो है वो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। उसके अलावा जो है आप यहाँ पे इसको आसानी से एक ट्रिक से भी जो है वो ध्यान में रख सकते हैं। आपने ट्रिक क्या याद रखनी है? RMT पॉलीमरेज 1 जो है वो प्रोड्यूस करती है rRNA, पॉलीमरेज 2 जो है दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर mRNA एंड पॉलीमरेज 3 विल बी फॉर tRNA। तो RMT से जो है वो आपने इसको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर टू बी फिब्रस प्रोटीन? प्री एल्ब्यूमिन, केराटिन, हीमोग्लोबिन या फिर प्रोटीन G। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज केराटिन। केराटिन जो है वो आपकी एक फाइब्रस प्रोटीन है और ये कैसी होती है? तो सॉल्युबल, इनसॉल्युबल होती है वाटर में, टफ होती है और प्रोवाइड करती है आपको स्ट्रक्चर को एक सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करती है। आपको केराटिन प्रोटीन कहाँ देखने को मिलती है? जैसे कि बाल हो गए हमारे, नेल्स हैं हमारी, या फिर आउटर लेयर ऑफ स्किन जो है वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है? केराटिन देखने को मिलता है। हीमोग्लोबिन की बात करें तो दिस इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है, ये आपने याद रखना है। सॉल्युबल होती है वाटर में और आपको पता है कैसे फंक्शन करती है ये? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ठीक है। देन प्री एल्ब्यूमिन, दिस इज ऑल्सो ग्लोबुलर प्रोटीन, ये आपने ध्यान में रखना है। और प्रोटीन G जो है वो भी आपकी ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो बेसिकली केराटिन को छोड़ के ये तीनों जो है वो आपकी क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन्स है।
अगर हम थोड़ा सा फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन में जो है डिफरेंस देखें, तो जो आपके फाइब्रस प्रोटीन होते हैं लॉन्ग होते हैं, थिन फाइबर के बने होते हैं, जनरली जो है इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में, और इनका काम क्या होता है, सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो स्ट्रक्चर जो बनता है वो इनकी वजह से बनता है। एग्जाम्पल में आप देखते हैं फाइब्रस प्रोटीन में, जैसे कि केराटिन है, कोलेजिन है, इलास्टिन है, ये सब क्या है आपके फाइब्रस प्रोटीन है। ग्लोबुलर में हम क्या देखते हैं कि ये स्फेरिकल होती हैं शेप में या फिर फोल्डेड बॉल्स की तरह होती हैं और सॉल्युबल होते हैं वाटर में, और इनका काम क्या होता है, फंक्शनल काम होता है इनका, जैसे ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना, सिग्नलिंग में हेल्प करना, ये इनका काम होता है। और एग्जाम्पल में जैसे यहाँ हीमोग्लोबिन दिया है, प्रोटीन जी दिया है, प्री एल्ब्यूमिन, इंसुलिन, इम्यूनोग्लोबिन्स, ये सारे किसके एग्जाम्पल आ जाएंगे, ग्लोबुलिन्स के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डीएनए सिंथेसिस ड्यूरिंग यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन। आपको पूछा गया है कि जब यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन होती है तो डायरेक्शन क्या होती है डीएनए सिंथेसिस की, 3' to 5', 5' to 3', 3' to 3' एंड 5' to 5'। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर 5' to 3'। तो क्या आपका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर भी आ जाएगा। सिंथेसिस डायरेक्शन अगर आपको पूछी जाएगी तो दैट विल बी 5' to 3', जो कि यहाँ पूछी गई है। और अगर आपको पूछेंगे टेम्पलेट रीडिंग डायरेक्शन क्या होती है तो दैट विल बी 3' to 5'। दोनों चीजें जो है वो आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन विच कंपोनेंट कैटलाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स बिटवीन अमाइनो एसिड्स, स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, टीआरएनए, एमआरएनए। आपको ट्रांसलेशन से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका कौन सा कंपोनेंट होता है जो कैटलाइज करता है फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स बिटवीन अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसकी फॉर्मेशन को कौन सा कंपोनेंट जो है वो कैटलाइज करता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज लार्ज सब यूनिट। जब आपकी ट्रांसलेशन होती है तो लार्ज सब यूनिट जो है फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड को जो है कैटलाइज करता है। लार्ज सब यूनिट किसका, राइबोसोम का, ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। और अगर हम देखें तो ये जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है ये राइबोसोमल आरएनए जो होता है आपका आरआरएनए विद इन द लार्ज सब यूनिट, वो जो है उसको करता है। और इसमें जो एंजाइम बनती है वो क्या है आपकी राइबोजाइम, उसको क्या बोलते हैं, राइबोजाइम बोलते हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है। स्मॉल सब यूनिट का काम क्या होता है, ये आपका बाइंड करवाता है एमआरएनए को, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द एमआरएनए एंड एंश्योरिंग द करेक्ट मैचिंग बिटवीन द एमआरएनए कोडोन्स, ठीक है। जो आपके एमआरएनए कोडोन्स हैं और आपके टीआरएनए एंटी कोडोन्स होते हैं उसके बीच में जो है करेक्ट मैचिंग देखना, और साथ में जो है आपका एमआरएनए को जो है बाइंड करवाना, ये किसका काम है, स्मॉल सब यूनिट का काम है। टीआरएनए को हम देखें तो ये आपका अडेप्टर के जैसे जो है वो एक्ट करता है, जो कि स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स को कहाँ लेके जाता है, राइबोसोम के पास लेके जाता है। एमआरएनए की बात करें तो आपको पता है इसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। इसके पास क्या होता है, ये जेनेटिक कोड्स जो होते हैं, जो कि बेसिकली इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनको ये कैरी करता है फ्रॉम द डीएनए टू द राइबोसोम। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर आप इसको समराइज कर दें तो क्या हो जाएगा, स्मॉल सब यूनिट जो है वो एमआरएनए बाइंडिंग एंड डीकोडिंग का काम करता है ट्रांसलेशन के अंदर। लार्ज सब यूनिट जो है राइबोसोम का वो क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करवाता है। टीआरएनए क्या करता है, अमाइनो एसिड्स की डिलीवरी जो है वो करवाता है। और एमआरएनए क्या करता है, वो आपके जेनेटिक टेम्पलेट को प्रोवाइड करवाता है। तो ये आपके कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डीएनए जी प्रोटीन इन डीएनए रेप्लिकेशन। आपको पूछा गया है कि प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है उसमें डीएनए जी प्रोटीन का जो है वो क्या फंक्शन होता है। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से पढ़ना है कि प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन की बात हो रही है या यूकैरियोटिक की बात हो रही है, ये सारी चीज आपको जो है प्रॉपरली देखनी होती है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस हैं दैट इज हेलिकेज एक्टिविटी, एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी, प्राइमेज एक्टिविटी या फिर टोपोआइसोमरेज एक्टिविटी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज प्राइमेज एक्टिविटी, ये आपने इसमें ध्यान में रखना है। तो जब आप लोग डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हैं प्रोकैरियोट्स में, आपको पता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज होती है जो कि क्या करती है, नया स्ट्रैंड बनाती है डीएनए का, वो आपका उसका एक लिमिटेशन होता है कि वो न्यू स्ट्रैंड को जो है स्क्रैच से नहीं बना पाती है और ना ही डायरेक्टली जो है न्यूक्लियोटाइड्स को एग्जिस्टिंग चेन में जो है और मतलब नया जो है आपका स्टैंड वो नहीं बना पाती है, लेकिन वो क्या करती है, जो एग्जिस्टिंग आपका चेन होता है उसमें वो क्या करती है, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करती है, ठीक है। तो स्क्रैच से जो है शुरू करने के लिए, क्योंकि वो जो है डीएनए पॉलीमरेज नहीं कर पाती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होती है आपकी डीएनए जी प्रोटीन, ठीक है। डीएनए जी प्रोटीन जो है जिसको आप प्राइमेज भी बोलते हैं, ये क्या करती है, आपकी सिंथेसिस ऑफ प्राइमर करती है, यानी कि आपके छोटे छोटे से जो हैं वो स्ट्रेचेस बनाती है आरएनए के, जिसमें 10 से 12 न्यूक्लियोटाइड ही होते हैं, उसको हम प्राइमर्स बोलते हैं। तो प्राइमर जो है वो आपका जो है यहाँ से आपका प्राइमेज जो आपकी एंजाइम है वो बनाती है, और फिर
ये आरएनए प्राइमर जो होते हैं इनकी वजह से जो है फिर उनको डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होती है उसको एक स्टार्ट मिलता है, उनको उसको जो है फ्री आपका 3OH ग्रुप जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाता है, जिसकी वजह से डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है फिर आपके डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उसको ऐड ऑन करना शुरू करती है। ठीक है, तो ये चीज आपने जो है वो ध्यान में रखनी है कि प्राइमर्स जो है वो बहुत जरूरी है, और प्राइमर्स को जो है वो बनाता कौन है, तो प्राइमेज एंजाइम बनाती है। ठीक है, जिसको आप डीएनए जी प्रोटीन भी बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्लाइडिंग क्लैंप इन डीएनए रेप्लिकेशन, facilitates unwinding of DNA, stabilizes the single stranded DNA, enhances processivity of DNA polymerase, या फिर promotes ligation of Okazaki fragments। आपको अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं एक साथ इन्होंने आपको जेनेटिक्स से पूछे हुए हैं, चाहे वो रेप्लिकेशन है, ट्रांसलेशन है। तो जेनेटिक्स आपका एक ऐसा पार्ट है जहां से 100% जो है हर एक पेपर में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो ये भी आपका एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और इसको आप डिटेल में जो है वो पेपर के लिए पढ़ के जाएं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर एनहेंसेस प्रोसेसिविटी ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज। आपकी जो ये स्लाइडिंग क्लैंप होता है, बेसिकली ये क्या है, आपका रिंग शेप्ड प्रोटीन होता है जो कि एक सपोर्टिंग रोल प्ले करता है डीएनए रेप्लिकेशन में। तो जैसे कि आपने गाड़ी में सीट बेल्ट का रोल देखा है कि आपको सपोर्ट करती है सीट बेल्ट, वैसे ही क्या होता है कि डीएनए पॉलीमरेज जो होती है जब वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करती है तो उसको जो है ये जो आपका स्लाइडिंग क्लैंप होता है वो सपोर्ट देता है ताकि वो जो है बार बार नीचे ना गिर जाए, इसीलिए यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो है आपका यहाँ पे लिखा है एनहांसेस प्रोसेसिविटी। इसका मतलब क्या है कि जब ये डीएनए पॉलीमरेज को सपोर्ट करता है स्लाइडिंग क्लैंप, तो होता क्या है कि आपकी जो डीएनए पॉलीमरेज है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को जो है 1000 ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को जो है वो एक साथ जो है ऐड कर सकता है विदाउट डिसोसिएशन। इसकी सपोर्ट मिलने से क्या होता है कि डीएनए पॉलीमरेज बिना रुके ही जो है वो 1000 ऑफ आपके न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर देता है, जिसकी वजह से डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है फास्ट भी होता है और एफिशिएंट भी होता है। तो ये यहाँ पे स्लाइडिंग क्लैंप का जो है रोल है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके अलावा आपको यहाँ दिया है फैसिलिटेट्स अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। तो ये जो अनवाइंडिंग का काम होता है ये करती है आपकी हेलिकेज एंजाइम। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखें। स्टेबलाइजेस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो है ये किसका काम है, ये है आपका सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स जो होती हैं उनका काम होता है। और प्रमोट्स लाइगेशन ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, तो ये तो आपको पता ही है कि यहाँ पे कौन सी एंजाइम यूज होगी, लाइगेज एंजाइम जो है वो यहाँ पे यूज होती है। तो ये जो है कुछ फंक्शंस हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन व्हाट इज द रोल ऑफ स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। आपको पूछा गया है कि जो आपकी SNRNPs होती हैं उनका रोल क्या होता है ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग। तो यहाँ पे ऑप्शंस में है कैटेलाइज द एडिशन ऑफ द 5' कैप, बाइंड टू द पॉली ए टेल, फॉर्म द स्प्लाइसोसोम एंड फैसिलिटेट इंट्रॉन रिमूवल, एनहांस ट्रांसलेशन एफिशिएंसी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स जो होती हैं उनका यहाँ पे क्या रोल होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर फॉर्म द स्प्लाइसोसोम एंड फैसिलिटेट इंट्रॉन रिमूवल। आपकी जो स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स होती हैं ये क्या करती हैं, स्प्लाइसोसोम को जो है वो फॉर्म करती हैं, और इंट्रॉन रिमूवल जो है इंट्रॉन्स को जो है वहां से हटाया जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके अलावा जो है लाइसोसोम तो बनेगा, इंट्रॉन का जो है वो रिमूवल होगा, और साथ में जो है जब इंट्रॉन्स का रिमूवल हो जाता है तो एक्सॉन्स को भी ये क्या करवाता है, ज्वाइन करवा देता है। तो 3 चीजें जो है इसके बारे में आपने ध्यान में रखनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये आपको +2 लेवल का ही क्वेश्चन है। अगर आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है वो अच्छे से पढ़ा है तो आपको पूछा है यहाँ पे कि कुछ स्टेजेस आपको दे रखी हैं, टर्म्स दी हैं यहाँ पे, और आपको पूछा गया है कि इसकी करेक्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन क्या है। तो इसमें आपको दिया है मोरुला, ब्लास्टोमियस, ट्रोफोब्लास्ट एंड ब्लास्टोसिस्ट। आपको इसको मैच द फॉलोइंग में करना था, तो हम इसको डायरेक्टली इसके आंसर्स जो है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले है आपको मोरुला। मोरुला जो है आपका क्या होता है, एक सॉलिड स्फीयर होता है। इसमें सी जो इसका आंसर है दैट इज करेक्ट, सॉलिड स्फीयर है जो कि सराउंडेड बाय जोना पेलोसिडा होता है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि कई बार ऐसे भी पूछते हैं कि 16 सेल स्टेज कौन सी होती है, तो मोरुला को ही हम उसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्लास्टोमेयर। ब्लास्टोमेयर क्या है आपका, जो आपके मतलब जब आपका जाइगोट का जो है वो क्लीवेज होता है, डिवीजन होता है, तो उस टाइम पे आपका जाइगोट के डिवीजन, क्लीवेज डिवीजन के बाद जो चीज बनती है उसको आप क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमेयर बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो है इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेल प्रोड्यूस्ड बाय क्लीवेज। ठीक है, तो इंडिविजुअल सेल्स जो क्लीवेज डिवीजन से प्रोड्यूस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमेयर बोलते हैं। देन आता है आपका ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट क्या है आपका,
तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा आउटर कवरिंग ऑफ सेल ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट जो होता है उसके बाहर सेल्स पड़े होते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, जो प्लेसेंटा बनाने में हेल्प करते हैं लेटर ऑन, ठीक है। और लास्ट में है आपका ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट आपको पता है फ्लूइड फिल्ड आपका स्फीयर है जो कि यूट्राइन कैविटी में एंटर करता है। अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा जो है वो समराइज कर दूं तो हमने क्या बोला कि जो मोरुला होता है वो आपका सॉलिड स्फीयर ऑफ सेल होता है जो सराउंडेड बाय जोना पेलोसिडा से जो है सराउंडेड होता है। और एक जो है आपका ये क्वेश्चन भी आता है कि मलबरी लाइक बॉल जो है वो किसको बोलते हैं, तो ये भी आपका क्या आंसर आएगा, मोरुला आएगा। देन हमने बोला कि जो ब्लास्टोमेयर्स होते हैं वो आपके प्रोड्यूस होते हैं क्लीवेज के बाद, ठीक है। और आपका ट्रोफोब्लास्ट जो है वो मैंने आपको बताया कि आउटर कवरिंग होती है ब्लास्टोसिस्ट में सेल्स की, जो कि बाद में प्लेसेंटा फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है। देन आपका हमने बताया ब्लास्टोसिस्ट जो कि आपका एक सॉलिड स्फीयर होता है, फ्लूइड फिल्ड स्फीयर होता है जो कि यूटेराइन कैविटी में एंटर करता है, ठीक है। ये जो आपकी फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है उसको आप क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील बोलते हैं। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको पता है जाइगोट जब बनता है तो उसको हम सिंगल फर्टिलाइज्ड सेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं आप बार बार इनको रिपीट करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही आपको पीजीटी में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पीजीटी का जो आपका सिलेबस है वो भी आपका जो है सेट्स के मैच करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेसिफिक इंड्यूसर मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू द लैक रिप्रेसर एंड लीड्स टू द इनएक्टिवेशन ऑफ द लैक ऑपरॉन। ये आपको लैक ऑपरॉन से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑपरॉन्स जो है वो आपको पढ़ के जाने हैं। और अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि जेनेटिक्स आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप जरूर अच्छे से करके जाएं। तो आपको पूछा है कि यहाँ पे हम कौन सा इंड्यूसर मॉलिक्यूल जो है वो यूज करेंगे, बाइंड जो लैक रिप्रेसर से जो है बाइंड करेगा और इनएक्टिवेशन कर देगा लैक ऑपरॉन की। तो इसमें आपको ऑप्शंस में है एलोलैक्टोज, ग्लूकोज, आईपीडीजी एंड आपका ट्रिप्टोफैन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एलोलैक्टोज। मैं आपको बताऊं कि ये जो इंड्यूसर है ये बेसिकली यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको क्या पूछा जा रहा है। नेचुरल इंड्यूसर जो होता है वो आपका एलोलैक्टोज होता है इनएक्टिवेशन करने के लिए, लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंटली देखें, अगर आप लैब में कर रहे हैं तो लैब में हम आईपीटीजी को जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो एलोलैक्टोज जो है आपका, जब लैक्टोज जो है वो एंटर करता है, तो आपने लैक ऑपरॉन के बारे में अगर पढ़ा है तो आपको पता है कि जब लैक्टोज एंटर करता है तो क्या होता है, स्मॉल अमाउंट जो है उसका वो कन्वर्ट हो जाता है एलोलैक्टोज में, जो कि कौन सी एंजाइम जो है कन्वर्ट करती है, एंजाइम बी गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। और फिर ये जो है आपका जाके बाइंड कर जाता है लैक रिप्रेसर में, जिसकी वजह से उसका शेप बदल जाता है और डीएनए का रिलीज हो जाता है और आपका जो ऑपरॉन है उसको क्या कर देता है, टर्न ऑन कर देता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको ऑप्शन में जो है ग्लूकोज भी दे रखा है। तो ग्लूकोज जो होता है ये रिप्रेसर होता है लैक ऑपरॉन का, ठीक है। एलोलैक्टोज क्या है आपका, ये इंड्यूसर है, ध्यान में रखना है, दिस इज नेचुरल इंड्यूसर। ग्लूकोज क्या है आपका, दैट इज योर आपका रिप्रेसर ऑफ लैक ऑपरॉन। उसके अलावा जो है आपका आईपीटीजी क्या है, तो ये सिंथेटिक या फिर लेबोरेटरी इंड्यूसर है। और आपका ट्रिप्टोफैन जो है, इसके बारे में आप पढ़ते हैं कि ये को रिप्रेसर होता है। आपका ट्रिप्टोफैन जो ऑपरॉन आप पढ़ते हो उसका को रिप्रेसर होता है और ये क्या करता है, जीन्स को टर्न ऑफ कर देता है। जब ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस जो है वो हम करते हैं तो जीन्स को क्या करता है, टर्न ऑफ कर देता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो आपने ध्यान रखनी है। लैक ऑपरॉन मतलब, लैक का मतलब यहाँ पे क्या है, दैट इज लैक्टोज। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स के केस में आप जो है नॉकआउट माउस को जो है वो क्रिएट करते हैं, उसका पर्पस क्या होता है, टू एनहांस जीन एक्सप्रेशन, टू डिलीट और इनएक्टिवेट अ स्पेसिफिक जीन, टू इंट्रोड्यूस अ फॉरेन जीन या फिर टू क्रिएट अ काइमेरिक ऑर्गेनिज्म। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका टू डिलीट और इनएक्टिवेट अ स्पेसिफिक जीन। अगर आपको वर्ड लिखा है नॉक आउट तो आपने क्या याद रखना है कि इसका मतलब है, इसका एक्शन क्या होगा कि आप किसी जो जीन है उसको रिमूव कर रहे हैं या फिर आप उसको इनएक्टिवेट कर रहे हैं। और हम करते, गोल क्या होता है नॉकआउट करने का, ताकि जो है आप ये स्टडी कर पाए कि अगर आपने जीन को वहां से हटा दिया है, इफ जीन इज गॉन, तो आप जो है वो स्टडी करेंगे कि भाई क्या होता है वहां पे, ठीक है, व्हाट विल हैपन। अगर वहां पे नॉक आउट की जगह आपको नॉक इन दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है कि आप उसको रिप्लेस कर रहे हैं, आप जीन को या तो ऐड कर रहे हैं या रिप्लेस कर रहे हैं, ध्यान में रखना है। नॉकआउट का मतलब है कि हटा दिया या इनएक्टिवेट कर दिया, और नॉक इन का मतलब क्या है, आप उसको रिप्लेस करते हैं या जीन को ऐड कर देते हैं। और इसमें क्या होता है कि अगर हम, इसका गोल क्या है, नॉक इन करने का गोल क्या होता है कि हम नई कोई स्पेसिफिक चीज को जो है वो स्टडी कर सके, ठीक है। और जब हम ट्रांसजेनिक वर्ड यूज करते हैं तो ट्रांसजेनिक का मतलब क्या होता है कि हम किसी डीएनए को जो है अनदर स्पीसीज से जो है वो ऐड ऑन कर रहे हैं
और उसकी वजह से क्या होता है कि जिस ऑर्गेनिज्म में आप वो नया डीएनए जो है वो डालेंगे तो आप क्या देखेंगे कि उस ऑर्गेनिज्म में आपको नए ट्रेट देखने को मिलते हैं। तो ये 3 टर्म्स आपने ध्यान में रखनी है, वन इज नॉक आउट, वन इज नॉक इन एंड वन इज योर ट्रांसजेनिक। Next question is, what type of vaccine involves the use of weakened form of the pathogen to stimulate an immune response? आपके ऑप्शंस में है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन या फिर mRNA वैक्सीन। तो आपको जो क्वेश्चन आया है वो वैक्सीन से आया है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो है वो वैक्सीन होती हैं। तो आपको पूछा गया है कि भाई कौन सी वैक्सीन जो है वो आप यूज करेंगे जो इन्वॉल्व होगी यूज ऑफ वीकेंड फॉर्म ऑफ पैथोजन। आपने इम्यून रिस्पॉन्स को जो है स्टिमुलेट करना है और आप ऐसी वैक्सीन यूज कर रहे हैं जिसमें जो पैथोजन है वो वीक है, ठीक है, आपने उसको मारा नहीं है, आपने उसको वीक करके जो है वो रखा है। तो कौन सी वाली वैक्सीन जो है वो हम यूज करेंगे? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट इज लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन। लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन का मतलब क्या है कि आपका जो इसमें पैथोजन होता है उसको मारते नहीं है, लेकिन उसको इतना कमजोर कर देते हैं कि कोई बीमारी नहीं फैला सकता। लेकिन जब आपकी बॉडी में डाला जाएगा तो इम्यून सिस्टम जो है वो उससे क्या होता है, स्टिमुलेट हो जाता है। आपकी इसमें लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे कि चिकन पॉक्स है, आपका जो है मीजल, मम्स, रुबेला, ये सारी चीजों के लिए जो वैक्सीन लगती हैं वो आपकी सारी लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन होती हैं। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का मतलब क्या है कि जो इनएक्टिव का मतलब क्या है कि आपका जो पैथोजन होगा उसको पूरी तरह से वहां पे किल कर दिया जाता है केमिकल्स की वजह से या हीट की वजह से, जिससे जो है बीमारी तो नहीं होगी लेकिन फिर भी आपका जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। और इसमें जो है आपको एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जैसे कि हेपेटाइटिस ए है, आपका पोलियो इंजेक्शन जो होते हैं उनमें इनएक्टिवेटेड जो है वैक्सीन आपको देखने को मिलती है, ये आपने ध्यान में रखना है। इसको ज्यादातर हम जो है बूस्टर डोज की जगह जो है बूस्टर डोज जो होती है उसकी तरह जो है वो यूज करते हैं। देन आपका आता है सब यूनिट वैक्सीन, इसको रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है आपका कि इसमें पूरे वायरस का जो है आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन उसके छोटे हिस्से का जो है वो आप यूज करेंगे, पूरा का पूरा यूज नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जांपल आता है आपका हेपेटाइटिस बी का, तो ये क्या है आपकी सब यूनिट वैक्सीन है। और लास्ट में है आपकी mRNA वैक्सीन। तो ये यहाँ पे जो है नई आपकी एक टेक्नोलॉजी आई है mRNA वैक्सीन वाली। इसमें क्या होता है कि आपका इसमें जो है आपका वायरस का कोई भी हिस्सा नहीं दिया जाता है, बल्कि mRNA का कोई एक कोड जो है वो आप हमारी बॉडी को दे दिया जाता है और हमारी सेल्स जो हैं फिर उसके प्रति जो है वो प्रोटीन्स बनाती हैं और हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो खुद एक्टिवेट हो जाता है। जैसे कि कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 में जो आपकी वैक्सीन यूज हुई है वो है mRNA वैक्सीन। तो ये आपने इसमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो अगर हम इसको समराइज करें तो क्या हो जाएगा, लाइव एट्यूनेटेड जो है उसमें आपका पैथोजन जो होता है वो वीक होता है, इनएक्टिवेटेड में हम उसको किल कर देते हैं, सब यूनिट में हम सिर्फ प्रोटीन जो है वो यूज करते हैं और mRNA में जो है हम जेनेटिक कोड यूज करते हैं। ये चीजें जो है स्पेसिफिकली आपने ध्यान में रखनी है। आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा डिजीज है जो रिसेसिव पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ह्यूमंस में शो करता है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट विल बी योर सी ऑप्शन। सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है आपका, ये आपका रिसेसिव पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो शो करता है। बाकी जितने भी आपको यहाँ डिजीज दिए हैं ये आपके सारे डोमिनेंट पैटर्न को जो है वो शो करते हैं। और अगर आप सिस्टिक फाइब्रोसिस में देखेंगे तो ये लंग्स को इफेक्ट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है वो इफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट दैट कैन अकर बिटवीन टू जीन्स। आपको ऑप्शन में दिया है 50%, 60%, 75 या फिर 90%। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 50%। आपकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है रिकॉम्बिनेशन की दो जीन्स के बीच में वो 50% होती है। और ये लिमिट क्यों एग्जिस्ट करती है, ये डिपेंड करता है क्रॉसिंग ओवर जो है मियोसिस के दौरान जो क्रॉसिंग ओवर है वो किस तरह से हो रही है उस पर ये डिपेंड करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बार बॉडीज विल बी प्रेजेंट इन अ फीमेल विद XX सेक्स क्रोमोसोम्स। यानी कि एक फीमेल आपको पता है उसमें 2 X क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन अगर उसमें 3 है तो आपकी बार बॉडीज कितनी हो जाएंगी। आपके ऑप्शंस में है 1, 2, 3, 4। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 2। आपको 2 बार बॉडीज जो है देखने को मिलेंगी। बार बॉडी क्या होती है, आपकी इनएक्टिवेटेड X क्रोमोसोम होता है जो कि सोमैटिक सेल ऑफ फीमेल्स में देखने को मिलता है, ठीक है, आपने ये ध्यान में रखना है। और इसमें जो है अगर मान लो ह्यूमंस जो फीमेल है उसमें आपके 2 X क्रोमोसोम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसके पास जो है एक जो है बार बॉडी है, ठीक है। इसमें जो एक रूल लगता है दैट इज N-1, ठीक है। N-1 का मतलब क्या हो जाएगा आपका कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम X क्रोमोसोम कितने हैं और उसमें से आप 1 जो है वो माइनस कर दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉर्मल फीमेल जो है उसमें टोटल नंबर ऑफ X क्रोमोसोम कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक आपने माइनस कर देना है तो आपकी बार बॉडी निकल आएगी। वैसे ही आपके यहाँ पे 3 X क्रोमोसोम जो है वो 3 दे रखे हैं तो टोटल नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। और एक से एक आपने माइनस करना होता है, ये रूल है N-1 का। तो 3 से आपने 1 माइनस
कर दिया तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया, 2 आंसर आ गया। ठीक है, फिर जैसे नॉर्मल मेल है, अगर आपको मेल के बारे में पूछ ले तो आपको पता है कि उसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो टोटल नंबर उसमें क्या है, एक्स वाई है, तो 2 क्रोमोसोम नंबर है। ठीक है, और उसमें से अगर आप देखें तो एक्स वाला ही हमने सिर्फ लेना है, क्योंकि रूल क्या है आपका, टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो मेल में क्या हो जाएगा, एक ही एक्स क्रोमोसोम है और -1 कर देंगे तो 0 जो है वो बार बॉडी आ जाएगी। इस तरह से जो है आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन चीज आप इसके रूल को याद रखो कि रूल क्या है, n-1। n का मतलब क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कितने हैं। यहाँ पे y का कोई जिक्र नहीं है, आपको सिर्फ x के ऊपर ध्यान देना है और उससे 1 जो है आपने माइनस कर देना है, तो आपका बार बॉडी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। Next question is hybrid dysgenesis in Drosophila occurs in which of the following crosses? P female and P male, M female and M male, P female and M male या फिर M female and P male। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर एम फीमेल एंड पी मेल। आपको ध्यान में क्या रखना है कि हाइब्रिड डिसजेनेसिस क्या होता है, ये आपका ऐसा फिनोमिना है ड्रोसोफिला के अंदर देखने को मिलेगा जिसमें क्या होता है कि म्यूटेशन का रेट बहुत हाई हो जाता है, क्रोमोसोम्स जो है वो ब्रेक करने लगते हैं, स्टेरिलिटी आपको देखने को मिलती है ऑफस्प्रिंग्स के अंदर बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक क्रॉसेस। ठीक है, तो मेनली जो है प्राइमरली जो है ये कॉज होता है पी एलिमेंट्स की वजह से, ये आप थोड़ा सा इसमें ध्यान में रख सकते हैं और इस टॉपिक को जो है वो आप अच्छे से जो है वो देख कर जाए। अगर आपका पी फीमेल और एम मेल है, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन में है आपका पी फीमेल एंड एम मेल, तो इसका मतलब होता है कि नॉर्मल ऑफस्प्रिंग होंगे। ठीक है, इसका जो रिजल्ट आएगा पी फीमेल एंड एम मेल, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है उसका रिजल्ट है नॉर्मल ऑफस्प्रिंग। अगर आपका एम फीमेल है और पी मेल है, जो कि यहाँ पे आंसर है, उसका आपका रिजल्ट होता है हाइब्रिड डिसजेनेसिस। अगर आपका पी फीमेल है और पी मेल है, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है, तो इसमें भी आपका नॉर्मल ऑफस्प्रिंग होता है। और अगर आपका एम फीमेल है और एम मेल है, तो इसमें भी आपका नॉर्मल ऑफस्प्रिंग देखने को मिलता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द शेल कॉइलिंग पैटर्न इन द स्नेल लेमनिया पेरेग्रा। आपको पूछा गया है कि जो स्नेल होती है आपको पता है उनमें कॉइलिंग पैटर्न जो है वो देखने को मिलता है, तो ये आपका जो है किस वजह से होता है, आपके बायपेरेंटल इनहेरिटेंस, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, मैटरनल या फिर क्लोरोप्लास्ट। करेक्ट आंसर जो है दैट इज मैटरनल इनहेरिटेंस। मैटरनल इनहेरिटेंस से जो है ये शेल कॉइलिंग का पैटर्न जो है वो डिसाइड होता है कि वो आपका राइट हैंडेड होगा या लेफ्ट हैंडेड होगा, तो ये थोड़ा सा आपने इसमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर 2 और मोर जीन्स दैट कलेक्टिवली इन्फ्लुएंस अ सिंगल पॉलीजेनिक ट्रेट। आपके ऑप्शंस में है STR, RFLP, QTL या फिर R/S। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर QTL। QTL का मतलब होता है क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकाए। तो आपको यहाँ बोला है कि टर्म बतानी थी आपको कि 2 और मोर जीन्स जो हैं जब कलेक्टिवली इन्फ्लुएंस करती हैं एक सिंगल पॉलीजेनिक ट्रेट को, तो उसको क्या बोलेंगे, तो दैट विल बी क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकाए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे STR की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज शॉर्ट टेंडम रिपीट्स। RFLP की फुल फॉर्म आपको पता है रिस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। और आपकी SNP जो है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे R/S है आपका, तो ये जो है बेसिकली आपका ऑफन जो है आप देखेंगे इसको तो R/S के तौर पे जो है वो लिखा जाता है, जिसका मतलब होता है रेजिस्टेंट टू ससेप्टिबल रेशो। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो है आपकी डेफिनेशन जो है प्लीज ध्यान में रखें। आपका अगला क्वेश्चन है कि a person with blood group B can safely donate blood to which of the following blood groups? A and O, B and O, A and AB, B and AB। तो ये आपका ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन है, आपको जो है काफी आसान क्वेश्चन है ये, आप जो है इसको +1 में पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी योर B एंड AB। जो B ब्लड ग्रुप है आपका वो B और AB दोनों को जो है वो दे सकता है। अगर हम इसकी समरी देखें तो समरी में क्या आता है आपका कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो ब्लड ग्रुपिंग थी वो किसके बेस पे हुई थी, एंटीजन के बेस पे हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। अगर आपका डोनर ग्रुप जो है वो A हो तो वो किसको दे सकता है, A एंड AB को देगा। अगर B है तो किसको देगा, B एंड AB को दे सकता है। AB जो होता है वो सिर्फ AB को ही देता है और O जो होता है वो आपका A को भी दे सकता है, B को भी, AB को भी और O को भी। इसीलिए आपने ये पढ़ा है कि O जो होता है उसको हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं और AB को हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं, तो ये आपने ध्यान में रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है लेम्यूर। लेम्यूर जो है आपका ये प्राइमेट है, लेकिन मदकसर जो आइलैंड है वहां से ये बिलोंग करता है। बाकी जितने भी एग्जाम्पल हैं वो ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स के हैं। ये आपको एवोल्यूशन चैप्टर से +2 से जो है वो क्वेश्चन है। अगला आपको क्वेश्चन जो है वो प्रोटोजोन से पूछा गया है। जब आप प्रोटिस्टा पढ़ते हैं वहां पे ये सारी चीजें पढ़ी होंगी आपने कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट विल बी योर ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि कौन सा फाइलम होता है जिसमें आपके जो लार्वल स्टेज होती है उसमें बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है और एडल्ट में रेडियल
करेक्ट आंसर जो है दैट इज इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है कि बर्ड्स के बारे में कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। इस क्वेश्चन में जो आपका करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी एंडोस्केलेटन फुली ऑसिफाइड विद स्मूथ स्कल। स्मूथ स्कल नहीं होती है, यहाँ पे ये चीज गलत है, बाकी सब ठीक है इसमें कि एंडोस्केलेटन जो है ऑसिफाइड भी होता है, मोनोकॉन्टिलिक भी होता है, लेकिन स्मूथ नहीं होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। और बाकी ऑप्शन सारे जो है वो आपके करेक्ट हैं। लास्ट आपका क्वेश्चन है कि जी प्रोटीन कौन सी होती है जो न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट एंड टारगेटिंग में जो है वो हेल्पफुल होती है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज रैन, जिसका फुल फॉर्म होता है रास रिलेटेड न्यूक्लियो प्रोटीन। तो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन पेपर। थैंक यू।